हेलो ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिन्हें हम डिवाइन लॉ, जस्ट जेंटियम, द कॉमन लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। जस्ट जेंटियम मीन्स लॉ अप्लाइंग टू ऑल जेंटीज, ऑल पीपल, ऑल नेशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में और पढ़ने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेलफेयर स्टेट में अगर स्टेट का फंक्शन, उसकी ड्यूटीज ठीक से पूरी नहीं हो रही है, तो जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी। उसे लोग मानना बंद कर देंगे, उसके प्रति लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। तो उन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जिन्हें फॉलो करते हैं, जो क्या इंश्योर करते हैं हमारे लिए फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी, रीजनेबलनेस, कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं, सेंसिबल डिसीजंस या नहीं, आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है हमारे डिसीजंस में, या जिस डिसीजन को लेने के लिए हम एम्पावर्ड ही नहीं है, हम वो डिसीजंस ले रहे हैं, एक्सेसेस को अवॉइड करने के लिए। और इसके लिए सबसे बड़ी जो मेजर टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो है टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की वर्ड। इसके अलावा कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ पॉइंट्स पर साइलेंट होता है, या फिर हमें कभी लॉज की, राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन सही हो और सही मायने में वो वेलफेयर स्टेट का लॉ कंसिडर, इम्प्लीमेंटेशन उसकी अच्छी हो, उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जो फॉलो करने चाहिए। और उनकी जरूरत हम उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसे बहाल करने के लिए पड़ती है, जो जनता अपने आइन पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने लॉ अथॉरिटीज पर रखती है। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन पे हम आगे आते हैं। पहले अभी हमने ये देखा कि हमें क्यों चाहिए, ठीक है। अब हम ये प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, ठीक है। हमारे पास तीन मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला है ऑडी ऑल्टेरम पारम। ऑडी ऑल्टेरम पारम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, जिसे हम रूल ऑफ फेयर हियरिंग भी कहते हैं। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, इसका मतलब ये हुआ किसी को बिना सुनवाई के दंड नहीं सुनाया जा सकता, राइट। आप सबने एडम एंड ईव की कहानी सुनी थी, जिसमें एडम एंड ईव ने एप्पल खाया जो फॉरबिडन फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। तो उस फॉरबिडन फ्रूट के लिए जो भगवान ने उन्हें, गॉड ने दंड दिया या उनको पनिश किया, लेकिन उससे पहले भगवान ने उनसे ये पूछा कि आपने ये फल क्यों खाया, व्हाई डिड यू ईट दैट एप्पल, व्हाई डिड यू ईट दैट एप्पल, ठीक है, आपने वो एप्पल क्यों खाया। तो दैट इज व्हाट इज, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, उनकी बात सुने बिना किसी को दंड नहीं दे सकते। इसमें हमारी बहुत सी राइट्स हैं जो कवर होती हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज राइट टू नोटिस। अगर हमारे पास किसी की कोई कंप्लेंट आई है, तो हमें कंप्लेनेंट को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं करना है, हमें उस कंप्लेंट का रेफरेंस में उसको पूछना है। कंप्लेंट फॉरवर्ड करना कभी कभी कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, जैसे बहुत सारे केसेस में हमारे हायर कॉन इंजीनियर का केस है, जिसमें सीधी सीधी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी गई जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट थी, एंड हायर कॉन इंजीनियर वाज मर्डर्ड। सो वो सब इश्यूज दे शुड बी अवॉइडेड, राइट। तो इसमें राइट टू नोटिस है, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट है तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये ऐसी ऐसी कंप्लेंट है, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, या इसमें कुछ और फैक्ट्स आप सामने लाना चाहते हैं, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राइट टू नोटिस पहला,
राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि आपको इन्फॉर्म करना है, हर चीज के लिए इन्फॉर्म करना है। आप एज ऑफिसर्स बहुत से डिसीशंस लेंगे जिसमें आपको ऑन वेरियस स्टेप्स अलग अलग चीजें सामने आएंगी, लेकिन अगर किसी के अगेंस्ट कोई चीज है तो उससे वो चीज इन्फॉर्म करनी चाहिए विद रीजनेबल टाइम। देन राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, फिर अपना केस प्रेजेंट करने का हक, एविडेंसेस को प्रेजेंट करने का हक, ठीक है। राइट टू रिब्यूट एडवर्स एविडेंस, एविडेंसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राइट टू अवेल इंक्वायरी रिपोर्ट, अगर किसी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी है तो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट अवेल करना दोनों पार्टीज का राइट है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। नो, इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल, इट माइट बी कॉन्फिडेंशियल फॉर द थर्ड पार्टी, बट फॉर द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड the inquiry report is not confidential. And post decisional hearing or right to challenge the verdict of the inquiry. Why this is to be made available? Because there is a right to challenge, a right to post decisional hearing. So this is very important. Audi alterum partem, no one should be condemned unheard, contains so many rights into it. And this is only a very brief idea of it. It's very comprehensive if you go it by details. This is a very comprehensive idea. So this small p and j, one p and j, why this is important? See, this is what is included in it, right? So this is important due to that reason. Okay. Then we come to next p and j. The next p and j is nemo jude in causa sua. No one should be a judge in one's own cause. Rule against bias. Bias is a very important topic. In case of any proved bias or any real likelihood of bias, so very important terms, the real likelihood of bias and proved bias. There are two things. Even if there is real likelihood of bias, it is considered as bias, right? And in case of bias, the decision is nullified and the trial is termed as coram non judice, right? Coram non judice, that it is not valid, not justifiable, right? So this includes, there are six types of biases, where we are having one personal bias. What this principle ensures, there is no personal bias, no pecuniary bias, no subject matter bias, no departmental bias, no preconceived notion bias. Very vague but important. No preconceived notion bias. And last one, no bias on account of obstinacy. In case of personal bias, we can say certain relationships, personal, professional, it can be hostility, it can be friendship, it can be a blood relation, right? All this is covered under personal bias. And pecuniary bias. Pecuniary bias, even if the smallest of the financial interests is involved, it is considered to be a pecuniary bias. Just like there is a case where Supreme Court quashed the decision of textbook selection committees. Why? Because some of its members were also authors of the books. So there was somehow or the other, there is some pecuniary bias, there is some financial interest involved in it. So the decision of the
textbook selection committee was quashed by Supreme. And there is subject matter bias. Subject matter bias and departmental bias. There are two biases. I will be giving you one example of a case. This is Yulapalli Nageshwar Rao versus Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, right? APSRTC. In this case, there are two issues, right? One is subject matter bias. The Secretary of Transport Department in Andhra Pradesh decided on the matter related to road transports, nationalizing the road transports, right? So the subject matter was same. So Supreme Court said that the subject matter bias is involved in this case, right? And the departmental bias was also involved in this case. The reason is that the policy was initiated by the same secretary, and the same secretary was heading the department which was responsible to implement the same policy, right? So there were two biases involved. One was subject matter bias and second was departmental bias, right? I guess this might be understood. If not, then you can comment. I can explain it further also for biases. On preconceived notions bias, there is one case that there is one case of Franklin versus Minister of Town and Country Planning. This is Stevenage case. Actually, this was one of the primitive cases that put forward the preconceived notion bias. People said that this particular minister has very authentically said in a speech that he will be doing this work done, getting this work done by any means, right? And then afterwards, he was the one who was deciding on that committee. So he was already having a preconceived notion regarding the thing that was being implemented in terms of town planning. But though the court did not consider this bias as very likely, because the real likelihood of bias and the real likelihood of bias, the court did not consider this case. But the concept was emerged in that Stevenage case, right? So then there is bias on account of obstinacy, unreasonable decision, obstinacy. Like I have to decide on my own case, right? I have given a decision on a particular case, and then same judge cannot hear the appeal of that particular case, right? So there are the things that are considered to be bias on account of obstinacy. I'm not able to accept my mistake if I have done anywhere. I am only to decide on the cases that are not involving my decisions. Right. So what did we learn in principles of natural justice till now is no one can be a judge in one's own cause and no one can be condemned unheard. Right. And the third principle is this is actually not principle, this is a directive. Then the directive is the order, the final order, final decision should be a speaking order, a reasoned decision. Whatever decisions I have taken, I have to be reasonable enough. I have to mark each and every aspect of the case, right? I have to be very clear. I don't have to be vague in terms of words, in terms of phrases, or in terms of any stance, paragraph, or anything, right? So the order should be a speaking order. This is the third one, and this is all about principles of natural justice. But there are certain things that are linked to it. We'll be also studying those in this context.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस या नेचुरल जस्टिस करके कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे वर्ड्स, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे फ्रेजेस हैं जहां हमें नेचुरल जस्टिस का आइडिया हो जाता है या अंडरलाइन प्रिंसिपल उनका नेचुरल जस्टिस से मिलता है। जैसे प्रियम्बल में हमारे पास जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब रीजनेबलनेस, राइट, जहां हम बात कर रहे हैं रीजनेबिलिटी ऑफ आवर डिसीजंस। देन हमारे पास लिबर्टी ऑफ बिलीफ, थॉट, वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, राइट। इसमें हमारे पास लिबर्टी है, इसमें इक्वालिटी है। ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आते हैं, जिसमें हम अनबायस्ड की बात करते हैं। इक्वालिटी, अगेन आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो दोनों ही इक्वालिटी, अनबायस्ड, राइट। Then 19th, Article 19, protection of rights vis-a-vis reasonable restriction on exercising of such rights, right? So reasonability, avoiding bias, reasonability, the right to notice, right? Reasonability involves right to notice, right? Then third, then next is Article 21, right to life and personal liberty. Again, we are having right to notice, right to be informed, right? Right to personal liberty. Then Article 22, we are having fair hearing and for an arrested person, fair hearing. Which article? Audi alteram param. Right to get legal representation, right to get notice, right? Then Article 39A, free legal services for disabled and indignant people. We are bringing them at the same platform as other people are by providing them free legal service. So unbiased, right? Then Article 311. Article 311 is very important as far as civil servants are concerned. पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आर्टिकल 311 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके लिए एक राइट टू नोटिस, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू गेट इन्फॉर्म, वो सारी राइट्स जो नेचुरल जस्टिस से इम्प्लाई होती हैं वो इसमें भी इम्प्लाई होती हैं आर्टिकल 311 में। सो अगेन वी आर हैविंग राइट टू गेट, right to appeal, right? So we are having Article 32, constitutional remedy, 136 and 226 against violation of rights. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 ऑफशूट्स हैं, इसमें से एक है वेंसबरी प्रिंसिपल। वेंसबरी प्रिंसिपल का मतलब है इर्रेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। इर्रेशनैलिटी जो एक नॉर्मल समझ वाले इंसान को इर्रेशनल लगे जो चीज, तो इर्रेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेंसबरी प्रिंसिपल, राइट। और इसके लिए हमारे पास बड़ी एक क्लासिक एग्जांपल है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस, पासपोर्ट एक्ट, राइट। पासपोर्ट एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजंस कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी, अनफेयर, oppressive and unreasonable. See, 4 words what I'm stressing upon is arbitrary, unfair, oppressive and unreasonable, right? So Maneka Gandhi case mein this principle was applied. That could not be applied in A.K. Gopalan case. That was applied in Maneka Gandhi case, right? So second one is the doctrine of proportionality. The doctrine of proportionality. We are having the doctrine of proportionality. Doctrine of proportionality, इसके लिए एक बड़ी एक लाइन यूज की जाती है कि one cannot use a cannon to shoot a sparrow. हम एक चिड़िया को मारने के लिए एक तोप का गोला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये इतना पहाड़ है और हम इतना सा डिसीजन ले रहे हैं, नो। या फिर इतना सा मुसीबत का पहाड़ है और हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, दिस इज नॉट टू बी डन। यस,
दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे डिसीजंस जो हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। रूल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या है? रीजनेबलनेस। प्रूडेंस इज नथिंग बट रीजनेबलनेस। क्या रीजनेबल? किन सर्कमस्टांसेस में कोई घटना घटी, किन सर्कमस्टांसेस में कोई क्राइम कमिट हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में कोई डिसीजन लिया गया, या किन सर्कमस्टांसेस में कोई भी चीज हुई। इसमें एक बड़ी एक चीज आती है जो हम आजकल कहते हैं, वन इज मर्डर एंड वन इज होमिसाइड। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि हम उसको क्यों मर्डर की टर्म्स में नहीं लेते और क्यों उसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं चीज। ठीक है, दैट इज वेरी एक्चुअली हार्श व्हाट आई एम यूजिंग द टर्म्स मर्डर एंड होमिसाइड्स, बट ये सब चीजें जो है ये थोड़ा ज्यादा वो हो जाती है। लेकिन आप डिसीजंस में भी देखें कि दिस इज व्हाट इज रिलेटेड कि रीजनेबलनेस। ठीक है, कि किन सर्कमस्टांसेस में कोई हमने डिसीजन लिया है, उन सर्कमस्टांसेस में क्या वो डिसीजन लेना रीजनेबल था या नहीं था। तो दैट इज व्हाट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस टेल्स अस, राइट? So, I have created so much of hodgepodge here. So after this principles of natural justice, uh, let's get back to Article 14 and Article 19. Right. See, Article 14, I told earlier also, Article 14 is an implication of natural justice, which is no bias, right? Equality before law and equal protection of laws. No bias, right? And Article 19, if we come towards there is, reasonableness in it. What we are saying, reasonableness. And reasonableness is the nature of right alleged to have been infringed, the underlying purpose of restriction. Article 19 बहुत थिन लाइनर आर्टिकल है, राइट? इसका यूज मिसयूज बहुत ज्यादा होता। तो कहां पर जो पर्पस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, जो हमारा अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उस राइट का नेचर क्या, उस राइट का अंडरलाइन पर्पस क्या। सी इन Maneka Gandhi case we are having Article 21, right? What they said, Article 14, Article 21, Article 19, golden trinity, golden triangle, trinity, right? So this reasonableness is very important. So the reasonableness is determined by the prevailing conditions as well. So the rule of prudence, the rule of proportionality, and Wensbury principle are applicable. So what is the purpose of all what we have studied today is justice should not only be done, it must manifestly appear to have been done. हाँ, इससे रिलेटेड एक केस है जो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। एक नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, एक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में केस था। फादर हियर कर रहे थे, जज थे, और बेटे का केस था। क्योंकि ये एक पर्सनल बायस का केस आ गया, फादर सन रिलेशनशिप, राइट? लेकिन फिर उस वक्त वहां पर उस जज के अलावा कोई और दूसरा जज नहीं था अवेलेबल कि जो वो केस को हियर कर सके, या उस रैंक का नहीं था जो हियर कर सके। तो उन्होंने वो केस हियर किया और उनका जो जजमेंट है दैट वेंट अगेंस्ट हिज ओन सन। उनका जजमेंट उनके बेटे के अगेंस्ट चला गया। तो सबने उनकी बहुत तारीफ की कि उनका जजमेंट जो है वो अपने बेटे के अगेंस्ट भी इन्होंने सही का साथ दिया या अच्छा जजमेंट दिया, सबने अप्रिशिएट किया। लेकिन व्हाट इफ द अदर वे अराउंड, अगर वो डिसीजन उनके बेटे के फेवर में चला जाता, इवन थ्रू द एविडेंसेस और थ्रू द विटनेसेस और व्हाटएवर,
पर क्या तब भी लोग उनको उतना ही इम्पार्शियल मानते? क्या लोगों के मन में ये विचार आता कि अपना बेटा था इसलिए छोड़ दिया? So this is the reason why we have to avoid bias, avoid any real likelihood of bias. It's not only likelihood, it's real likelihood of bias. So that is the reason we say that PNJs tell us justice should not only be done, it should manifestly appear to have been done. न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तभी लोगों का न्याय प्रणाली में विश्वास पैदा होता है, तभी लोगों का डिसीजन मेकिंग में विश्वास पैदा होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।